नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। सुसाइड नोट 3 दिन हो गए उमंग सिंगार के मामले को गरमाते हुए। अब इस पर सियासत भी हो रही है और सियासत के बाद जो सुसाइड नोट सामने आया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी कहता है कि लंबे समय से उमंग सिंगार और सोनिया के बीच संबंध रहे होंगे। वो ये भी कहता है कि दोनों मिला करते थे। वो सुसाइड नोट ये भी कहता है कि आप जब आते हैं तो मुझे छूने नहीं देते, यदि मैं आपसे टच करने की बात भी कहती हूं तो आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा दिखा देते हैं। तो क्या माना जाए इस लिखी हुई इबारत के मायने? उसमें यह भी लिखा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आर्यन अपने बेटे के लिए लिखा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा, दुखी हूं इस बात को लेकर। तो क्या सोनिया इतनी परेशान हो गई थी इन सब चीजों से लड़ते लड़ते कि उसने मौत को गले लगा लिया? सोनिया तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सुसाइड नोट जो सामने आया है वो बहुत कुछ कह रहा है। उसके बाद अब हम ये भी देख रहे हैं कि उमंग सिंगार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और एक तरफ सोनिया के बेटे आर्यन ये कह रहे हैं कि मुकदमा गलत तरीके से दर्ज हुआ है। कांग्रेस के नेता, इसमें सियासत भी दिखाई दे रही, कांग्रेस के नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात भी की है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि मामले की जांच अफसर कर रहे हैं और जो बातें स्पष्ट होंगी उसके बाद कुछ किया जाएगा। डीजीपी ने भरोसा जताया कि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ काम नहीं होगा। यदि आप जिम्मेदार होंगे तो उसकी सजा तो भुगतना ही है, लेकिन नहीं होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कई तरह के सवाल है इस सुसाइड नोट को लेकर। जरा सुन लेते हैं सुसाइड नोट की इबारत, आखिर इसमें लिखा क्या है, सुनिएगा। सुसाइड नोट। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उमंग का गुस्सा बहुत ज्यादा है। मुझे डर लगता है वो मुझे अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहता। उसकी किसी भी चीज को टच करो तो उसको बुरा लगता है। इस बार भी मैं ही जबरदस्ती भोपाल, वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं भोपाल आऊं। आर्यन सॉरी, मैं तेरी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाई। पूरी लाइफ ट्राई किया आर्यन की लाइफ सेट करूं, पर नहीं कर पाई। मैं जो भी कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं, किसी की भी कोई गलती नहीं है। उमंग, आपके साथ मैंने सोचा था कि लाइफ सेट हो जाएगी। आई लव यू। कोशिश की एडजस्ट करने की, पर आपने जगह ही नहीं दी मुझे अपनी लाइफ में। आर्यन सॉरी, आई लव यू। तो आपने सुना सुसाइड नोट में आखिर लिखा क्या है। अभी तक आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये वही सुसाइड नोट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई ऐसी बातें लिखी है, लेकिन बड़े प्यार भरे अंदाज में लिखी है। जब किसी का किसी से प्यार होता है तो अंदाज यही होता है, बाद में अंदाज बदल जाता है और फिर क्या क्या होता है ये पहला मसला नहीं है, पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले आते रहे जिसको लेकर हम लगातार देखते रहे, फिल्मी दुनिया से लेकर और वर्तमान जीने तक या सियासत में ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई नाम देखने को मिले हैं जो इस तरह के घटनाक्रम में शामिल होते आए हैं। गलती होती है, चूक होती है, या ये कहे कि प्यार में सब कुछ जायज होता है, यही है इसका मजनून। लेकिन मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पूरे इस मामले को कैसे समझा जाए, आखिर कैसे देखा जाए। मनीष यादव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। मनीष जी, आपका स्वागत है। रूमा भट्टाचार्य जी है, मनोचिकित्सक है। रूमा जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कई ऐसे मसलों को देखा होगा, कई पर अपनी खबरें भी लिखी होंगी, तो उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। रूमा भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। ये जो इबारत लिखी है इसको आपने भी सुना होगा और शायद उसमें लिखा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं आपके भी किसी सामान को छूती हूं तो आप नाराज हो जाते हैं, आपका गुस्सा बहुत तेज है। तो क्या प्यार में ये सब हो जाता है कि इस हद तक लोग चले जाते कि जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, या ये हो जाता है कि जिसे चाह रहे वो ना मिले तो फिर इस तरफ बढ़ जाते हैं? जी नमस्कार, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ तो मुझे एक्चुअली घटना पता नहीं है, लेकिन शायद किसी की मौत हुई है आत्महत्या के जी कारण। जी, मैं आपको बता दूं कि एक उमंग सिंगार है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री है, वर्तमान में विधायक है, और उनकी एक दोस्त थी
उन्होंने सुसाइड किया उनकी बंगले पर। बाद में सुसाइड नोट आज सामने आया है जिसमें कई तरह की बातें लिखी। एक बार फिर हम आप सभी मित्रों को, जो भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनको मैं सुना देता हूं कि आखिर सुसाइड नोट की इबारत क्या है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं आज। सुन लीजिए सुसाइड नोट। मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उमंग का गुस्सा बहुत ज्यादा है। मुझे डर लगता है वो मुझे अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहता। उसकी किसी भी चीज को टच करो तो उसको बुरा लगता है। इस बार भी मैं ही जबरदस्ती भोपाल आई, वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं भोपाल आऊं। आर्यन सॉरी, मैं तेरी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाई। पूरी लाइफ ट्राई किया आर्यन की लाइफ सेट करूं, पर नहीं कर पाई। मैं जो भी कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं, किसी की भी कोई गलती नहीं है। उमंग, आपके साथ मैंने सोचा था कि लाइफ सेट हो जाएगी। आई लव यू। कोशिश की एडजस्ट करने की, पर आपने जगह ही नहीं दी मुझे अपनी लाइफ में। आर्यन सॉरी, आई लव यू। तो ये वो सुसाइड नोट है सोनिया का जिसमें कई तरह की बातें लिखी गई है। इन बातों के क्या मायने निकाले जाए? क्या कानूनन उमंग जिम्मेदार होंगे? क्या कानूनन उमंग के लिए आगे कितनी बड़ी मुश्किल होगी? तो उसके लिए मैं बात करूंगा मनीष यादव जी से, वरिष्ठ वकील मेरे साथ जुड़े हैं। साथ ही इस भाषा को, जब किसी से किसी का प्यार होता है कि या किसी की नजदीकी बढ़ जाती है, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं? और इन सारे मसलों पर आखिर होगा क्या? तो मेरे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी है। जी, रुमा भट्टाचार्य जी, आपने सुना होगा एक सुसाइड नोट है जिसकी शब्दावली आपने सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने लिखा था सोनिया ने उमंग के लिए। दरअसल दोनों की मित्रता थी। सोनिया की पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन बाद में दोनों नजदीक आ गए और साथ रहने लगे, ये कहा जा सकता है। ये उमंग ने भी माना है, लेकिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया। आखिर लोग सुसाइड तक क्यों पहुंच जाते? जी, बिल्कुल आपने अभी जो घटनाक्रम सुनाई मुझे, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुसाइड से मौत हुई है सोनिया जी की। और उन्होंने जो लेटर लिखा है, सबसे पहले तो ये वैलिड है कि नहीं, ये कानूनी पक्ष है कि क्या वाकई में उनका जी। लिखा हुआ है कि नहीं। पर जो भी है, क्योंकि उनकी मौत हुई है आत्महत्या से और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो जो लेटर अगर सही है, सही में उनका लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल दर्शाता है कि वो हालात से परेशान थी और जो एक्सपेक्टेशन से वो आई थी वो शायद फुलफिल नहीं हो पा रहा था, और वो अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी जो भी उनकी ख्वाहिश थी या उनका जो भी उनकी समझ थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और ना ही वो उसको शायद बयां कर पा रही थी। तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो जिनसे उनका एक्सपेक्टेशन था वो शायद उसको इतना तवज्जो नहीं देते थे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जिस उम्मीद उन्होंने दिलाई थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, और ये लगातार जो है एक मेंटल ट्रॉमा बनता रहा सोनिया जी के लिए है। और उन्होंने और कोई रास्ता नहीं शायद समझ पाई, शायद बहुत ज्यादा हताश निराश हो गई अपनी जिंदगी से और अपने डिसीजन से। और क्योंकि आप लोगों को मालूम है ये पुरुष प्रधान समाज है, और एक महिला के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती है उसके लिए समाज को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। तो कानूनी पक्ष तो कानून वाले बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये लगता है कि ये हालात इनके लिए बहुत नेगेटिव थे, हालात इनके लिए नकारात्मक थे, और इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा। जो ये उसके शब्द हैं उससे यही समझ में आता है, लेकिन उन्होंने बहुत संयम से लिखा है या लिखवाया गया है, तो ये तो कह पाना मुश्किल है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई बार जो सुसाइड नोट होते हैं, और वो पुलिस ने भी कहा है, इस बात को पुलिस ने भी माना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं क्या उनका लिखा हुआ है। ये हम भी नहीं कहते कि सुसाइड नोट सोनिया का है या नहीं है, सब जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर है, इस सुसाइड नोट आने के बाद कई तरह की चर्चाएं हैं। चलिए कानूनी पक्ष समझते हैं। मेरे साथ मनीष यादव जी जुड़े। मनीष जी, कल भी आपसे मेरी बात हो रही थी, लेकिन अब सुसाइड नोट हमारे सामने है जिसकी शब्दावली, जिसमें क्या लिखा है, जिसकी क्या लैंग्वेज है, वो आपने सुन ली होगी। अब क्या कहता है सुसाइड नोट? जी
मैं कल भी जो अपनी बात कह रहा था, मैं आज भी अपनी उसी बात पर टिका हुआ हूँ कि अब सुसाइड नोट आने के बाद तो अब पुलिस इस स्थिति में आ गई होगी कि अगर इसकी जांच होती है सुसाइड नोट की और ये पाया जाता है कि वो सोनिया ने स्वयं ने लिखा है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच के बाद, तो उसके बाद तो मुझे लगता है पुलिस को खात्मा पेश करना पड़ेगा इस प्रकरण में, क्योंकि उसने स्पेसिफिक लिखा है कि किसी की कोई गलती, मेरे सामने सुसाइड नोट पड़ा है जो दैनिक भास्कर में छपा था, किसी की कोई गलती नहीं। उमंग अपने साथ, मैंने सोचा था लाइफ सेट हो जाएगी, आई लव यू। तो मतलब कुल मिला के इसका जो मैंने हिस्ट्री मैंने समझी है कि उमंग सिंगार की भी ये तीसरी शादी होने वाली थी और इस महिला की भी ये तीसरी शादी होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइफ में सेट नहीं हो पा रहे थे। तो लाइफ में सेट हो जाना आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण करना तो हो नहीं सकता। जहाँ तक के सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप में ले रहे थे, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि लिव इन रिलेशनशिप में ले रहे थे। उसने उससे पहले स्पेसिफिक बोला है कि मैं जबरदस्ती भोपाल आ गई। तो अगर कोई आपको नहीं चाहता है, तो आप मेजर हो, बालिग हो, तो वो नहीं चाहता तो आप उससे जबरदस्ती तो उसके साथ रिलेशन बना नहीं सकते या रह सकते हो, आप अपना रिलेशन खत्म करो। वो कुल मिला के देखा जाए तो वो गहरे मानसिक अवसाद से गुजर रही थी और उसकी आत्महत्या का मूल रूप से यही कारण होगा। जहां तक सवाल है, कोई भी क्रिमिनल केस में कड़ी जोड़नी पड़ती है किसी के खिलाफ की मजबूत साक्ष्य बनाने के लिए, तो इस प्रकरण में बिल्कुल भी कड़ी जोड़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जहां तक इसने भी अपने सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं लगाया, उसके बेटे ने भी कोई आरोप उमंग सिंगार के खिलाफ नहीं लगाया, ना ही उसकी मां ने लगाया है। तो पुलिस कड़ी जोड़ेगी कैसे? उसके खिलाफ सबूत ही नहीं नजर आ रहे हैं देखा जाए तो। मैं तो ये कहता हूं बल्कि कि अगर ये सुसाइड नोट ना होकर के मृत्यु पूर्व कथन होता, मृत्यु पूर्व कथन उस स्थिति में होता कि गंभीर स्थिति में इसको भर्ती किया जाता हॉस्पिटल में, फिर पुलिस और तहसीलदार इसका मृत्यु पूर्व कथन देते, उसमें ये सब बातें कहती हो, तब भी क्लीन चिट मिलती नजर आती मुझे, मेरे हिसाब से जो मैंने पूरा पढ़ा है। और जो 306 और 107 107 में बड़ी स्पेसिफिक रूप से व्याख्या की गई है कि कब आत्महत्या के लिए उत्प्रेरणा माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये केस, बल्कि मैं कल कह रहा था कि हाईकोर्ट पेश कर देगी। अब तो इस स्थिति में आ गया है कि अगर ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाता है कि ये सोनिया ने लिखा है, तो पुलिस को इसमें खात्मा पेश करना पड़ेगा। जैसा कि डीजीपी ने, आपने शुरू में कहा था कि डीजीपी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे और मिलेगा तो आगे करेंगे। तो मेरी कल भी वही ओपिनियन थी, आज भी यही ओपिनियन है कि आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण का केस बिल्कुल नहीं बनता। नहीं, जैसे आपने कहा कि यदि इसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये हो जाता है, तो आप ये कह रहे हैं कि तय भी हो जाएगा कि सोनिया ने लिखा तो भी कुछ नहीं होगा? नहीं होगा ये, क्योंकि ये मजमून उस दायरे में नहीं आते आत्महत्या के लिए, उत्प्रेरणा के लिए। ये क्योंकि ये सामान्य जीवन की बातें हैं, ये हर पति पत्नी में होता है कि मुझे सामान टच नहीं करने देता, तो ऐसे तो किसी भी व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे लोग सुसाइड करने लगे तो। ये कई मामलों में टिप्पणी भी की है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने करी। एक मेरे ही मामले में राजगढ़ का मामला था, उसमें दो भाइयों का विवाद चल रहा था जमीन को लेकर। उसी समय तहसीलदार जब नफ्ती कराने आता है तो एक भाई ये कहते हुए सुसाइड कर लेता है तहसीलदार के सामने कि मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। उसमें उस भाई के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज होता है। जब उस केस में जमानत के लिए मामला जाता है, अग्रिम जमानत के लिए, तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि अगर इस तरह से लोग सुसाइड करने लग जाएंगे तो आम जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कई ऐसी नाजीरें हैं। तो अगर मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि ये 306 की परिधि में नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आखिर हम देखते हैं सियासत में जब जो भी होते हैं, हालांकि हर वर्ग के साथ होता है, कोई बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बातें आती है तो बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें सुसाइड तक महिलाएं पहुंची है। निश्चित ही पहुंची है, ये बात सही है मनोज जी, लेकिन यहाँ कुछ बातें गौर करने लायक है। वो महिला बिना बुलाए भोपाल आई, उमंग सिंगार उस बंगले में नहीं थे। उसने अगर आत्महत्या करनी तो उसने जानबूझ के उमंग सिंगार का भोपाल का शाहपुरा स्थित बंगला चुना, वहां उसने उसके उमंग सिंगार की अनुपस्थिति में आत्महत्या की। तो इससे ये लगता है कि ये बात तो सही कि महिला गहरे अवसाद में होंगी, वो सोनिया भारद्वाज गहरे अवसाद में होंगी और तय नहीं कर पा रही होंगी क्या है, उनका मानसिक स्तर भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कदम उठाने के पहले आदमी के मानसिक मनोदशा क्या होती है कहा नहीं जा सकता। फिर उनका बेटा था, माँ थी और वो सेट होना चाहती थी। ये सब बातें सोनिया के पहलू को उजागर करती है। लेकिन उमंग सिंगार के लिए ये बात कही जा सकती है कि जब आप पॉलिटिशियन हो, आप राजनेता हो, आपकी बुआ मुख्यमंत्री थी, आप मंत्री रह चुके हो, आप विधायक हो, तो आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आज इंदौर के एक अखबार में खबर छपी कि सोनिया और उमंग सिंगार के बीच रोका हो चुका था। रोका एक परंपरा है, पंजाबी परंपरा है, जो शादी के पहले, सगाई के पहले होती है। नहीं, वो खुद उसने, उमंग ने भी ये कहा है जी। हाँ,
हाँ, तो इस तरह अगर आप विवाह की दिशा में बढ़ रहे हैं और हट रहे हैं तो आत्महत्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उमंग के साथ बहुत सारे पेंच हैं। एक पेंच ये देखिए कि वो कांग्रेस में थे और दिग्विजय के खिलाफ मोर्चा लेते रहते थे। फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे साथ बीजेपी में आ जाओ, तो बीजेपी में नहीं गए और कमलनाथ के साथ रहे। फिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर के बारे में आरोप लगाया कि मुझे 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। फिर वे बीजेपी में नहीं गए और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक प्रमुख आधार स्तंभ है। तो हालात ऐसे हैं कि अब कांग्रेस का भी एक धड़ा चाहता है कि उमंग सिंघार के खिलाफ कुछ न कुछ बदले की कार्रवाई हो और बीजेपी का भी धड़ा चाहता है। और राजनीति जिस तरह इन दिनों चल रही है वो आपराधिक प्रकरण चाहे जो हो, जैसे आप बंगाल में देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जिस मामले में थे, मुकुल राय जिस मामले में थे, उनका नाम भी सीबीआई ने कोई उनकी जांच नहीं की, उनकी गिरफ्तारी नहीं की और 4 लोगों की गिरफ्तारी की जो ममता बनर्जी के साथ थे, जबकि सब एक ही मामले में उन 6 के लोगों के खिलाफ एक ही एफआईआर दर्ज थी। तो राजनीति और पुलिस प्रशासन जैसा काम करता है उसमें अब ये सरकार पर है, बीजेपी की सरकार पर है कि वो उमंग सिंघार से कितना बदला लेती है और किस तरह उनको निपटाती है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए रुमा भट्टाचार्य जी के पास में चलता हूं। रुमा जी, जैसा आप कह रही थी कि ये तो साफ नजर आ रहा है, यदि ये सुसाइड नोट सही है तो, कि उन्होंने अवसाद से परेशान होकर या अवसाद में आकर इस कदम को उठाया। लेकिन यहां तक जब महिलाएं पहुंचती है तो उससे पहले वो खुद भी लिख रही हैं कि मैं वो नहीं कर पाई जो आपसे चाह रही थी, या जो उम्मीदें आपसे थी वो आपने पूरी नहीं की। तो क्या इसका सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें? क्या यहां आकर जीवन समाप्त हो जाता है? यहां आकर सिर्फ सोच इतनी बच जाती है? ये क्यों इस तरह के लोग कदम उठा लेते हैं? रास्ते तो बहुत है, खुलकर जिए, ठीक है आपकी बात उनसे नहीं हो रही है, आपके जीवन नहीं चल रहा आगे, तो आप दूसरा रास्ता तय कर लीजिए। जी देखिए, मैं इसमें बहुत जो है साफ बात करना चाह रही हूँ। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ऐसे आत्महत्या करते चले जाएंगे लोग तो समाज के लिए जीना नहीं, वो वकील है, वरिष्ठ वकील है हाई कोर्ट की, तो वो नजीर जो हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई है जिस तरह के मसले सामने। मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं इस केस से बिल्कुल नहीं बात कर रही हूँ। जो आप मुझसे जनरल सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। जी देखिए, कभी भी हर इंसान एक छोटा सा वायरस भी जीना चाहता है और वो म्यूटेट करता रहता है ना। अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, अपन को मालूम है एक वायरस को भी जीने की इच्छा है। इंसान में जीने की इच्छा रहती है। जिंदगी अपने हाथों से खत्म करना बहुत मुश्किल निर्णय होता है और कोई इंसान मरना नहीं चाहता। मरता हुआ इंसान भी चाहता है कि मेरे को सांस मिल जाए, मैं जी लूं। तो ये जिंदगी को इतना तुच्छ बना देना कि लोग ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंसान कर रहा है, जो फीमेल या जो भी कर रहा है, उसके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। उसके लिए ये तब होता है जब उसने उसको जीने की जितनी उम्मीदें थी, जिससे उम्मीदें थी, जब वो पूरे नहीं होते हैं तो ही इंसान सोचता है कि मैंने पूरी अपनी जिंदगी इस वजह से अभी तक जो भी मैंने किया इस चीज के लिए किया और यहीं से अभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इंसान हताश होके, निराश होके आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। कोई जानबूझ के अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहता है। आत्महत्या से लोगों की मौत होती है। ये कहना गलत है कि सो एंड सो कमिटेड सुसाइड। सुसाइड कोई क्राइम नहीं है जो कोई कमिट कर रहा है या सुसाइड कर ले रहा है। सुसाइड के लिए मजबूर हो जाता है जब उसके जीने का हर उद्देश्य उसे नेगेटिव लगने लगता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो जो भी सेकंड पर्सन था वो कितना जिम्मेदार है, नहीं है, निश्चित रूप से है, लेकिन मैं उसको नहीं जानती हूँ तो मैं उसके लिए टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आत्महत्या से मौत होने वाली जो जिंदगियां हैं वो लगातार हताशा, निराशा का सामना करे हैं। लगातार उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। लगातार उन्हें जो है किसी ना किसी रूप में धोखा मिला है। और जब उन्हें लगा कि ये जिंदगी के जो मेरे मायने थे, जो मुझे दिखाए गए थे, अब वो पूरे होते नहीं दिख रहे, तो मैं किस उम्मीद से जीऊं।
और दूसरी बात, ये सुसाइड लेटर तो कुछ ज्यादा ही स्वीटली रिटन है। एक मनोचिकित्सक होने के नाते जो मेरा एक अंदेशा है वो ये कि ये लेटर ऐसा लग रहा है कि मतलब लिखवाया गया है या किसी ने इसको प्लांट किया है ना। मतलब हो भी सकता है लिखा हो, लेकिन जितना उसमें एक आत्महत्या करने वाले इंसान के द्वारा वो जिस हताशा निराशा में रहे होंगे, तो इतने वेल रिटन उस मानसिक स्थिति में होके ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या उसके हालात थे, और अगर वो डिप्रेशन में रही है, अवसाद में रही है, तो कब से रही है। चलिए, मैं आपसे एक अच्छा मैसेज भी आपसे चाहूंगा कि ऐसे अवसाद से कैसे बचें। हाँ, ऐसे अवसाद से कैसे बचें? मान लीजिए, चलिए ठीक है, यहां तक आप पहुंच भी गए, तो इसका कोई रास्ता तो होगा कि यहां ना पहुंचा जाए। ठीक है, आपने कहा कि कई बार जो चाहते वो नहीं मिलता, तो फिर इस तरफ लोग जाते, लेकिन कोई रास्ता तो होता होगा इसका। अवसाद में अगर कोई पहुंचता है तो घर वालों की, दोस्तों की, प्रेमी की, पार्टनर की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है। ये चीज मैं और कहूँ कि भले ही वो इंसान उस समय मौजूद नहीं था अपने बंगले में, लेकिन अगर उसकी वो दोस्त भी थी, अगर उसकी पार्टनर भी थी, उसकी लिव इन पार्टनर भी थी, या एक जानकार भी थी, और अगर उस इंसान को पता था कि ये डिप्रेशन से गुजर रही है, तो अगर एक जिम्मेदार इंसान होता और कह रहे हैं कि आप नेता होता और इस तरह के अगर लीडर्स होंगे हमारे कम्युनिटी के, तो बहुत मुश्किल है। जो अपनी पार्टनर की नहीं समझ पाया मानसिक स्थिति की, वो डिप्रेशन में है, क्यों नहीं उसकी काउंसलिंग कराई, क्यों नहीं उसको मदद के लिए मनोचिकित्सक के पास लेके गए। तो ये एस्केपिज्म रूट जो है ये ठीक नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी। कोई रास्ता इसका निकल सकता था, लेकिन मेरे साथ इस समय वकील साहब जुड़े हैं। जैसा कह रही हैं रूमा भट्टाचार्य जी कि जो सुसाइड नोट है उस पर उनको शक है थोड़ा सा कि हो सकता ऐसा ना हो। यदि ये हैंडराइटिंग मैच नहीं होती वकील साहब, तो क्या आगे फिर नया इसमें एक सवाल खड़ा हो जाएगा? तो उस बिंदु पर जांच करनी थी। वही मैंने कल भी दोहराया था कि पुलिस ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई प्रकरण नामजद दर्ज करने में, कि अभी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आना एक लंबी प्रक्रिया रहती है। लगभग कम से कम 1 माह और अधिकतम 3 माह का समय उस प्रक्रिया में लगता है। तो उसका इंतजार करती पुलिस, उसके बाद अलग बिंदु पर काम करती। उसके बाद अगर उनको लगता है कि परिस्थितियां कुछ अलग हैं जिससे ये सुसाइड नोट लिखाया गया है, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह देखना था कि उसने वास्तविक में आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई है। तो इन सब बिंदुओं में पुलिस चूक गई। अब पुलिस ने तो प्रथम दृष्टया 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बाद में पुलिस उसको 302 में परिवर्तित कर ही नहीं सकती। चालान पेश करने के टाइम भी पुलिस को परिस्थिति चाहिए, तो परिस्थिति तो पूरी की पूरी उस आरोपी के साथ है। परिस्थिति की कड़ी, मैंने पहले भी कहा कि कड़ी जोड़ना पड़ेगी, तो कड़ी ऐसे जुड़ेगी उसके नियर रिलेटिव। उसके बेटे से बड़ा उसका नियर रिलेटिव कोई हो ही नहीं सकता, उसकी माँ से उसका नियर रिलेटिव कोई हो ही नहीं सकता। और उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इसमें उमंग सिंगार की कोई गलती नहीं। तो उमंग सिंगार के खिलाफ मतलब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती नजर आ रही है। चलिए ठीक है, मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसे अग्रिम जमानत या जो भी लीगल रेमेडीज है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी प्रकाश हिंदुस्तानी सर, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा था कि खासकर हम जब सियासत की बात करते, शुरुआत में मेरा यही था, तो यहाँ नेता एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझसे बहुत सारे लोग उम्मीदें करते हैं, तो उसको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मनोज जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी, उसे सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ये बात कहने भी मुझे गुरेज नहीं है कि महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जो शादीशुदा होते हुए भी, तलाकशुदा होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी वो भौतिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागती हैं। उन्हें लगता भाई 40 साल से कम की महिला थी, स्वस्थ थी, बेटा था, माँ थी, और ऐसा कोई उनके आगे आकाश टूट नहीं पड़ा था। आपने देखा होगा कई लोग आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, आत्महत्या कर ली, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आईएएस बन जाते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर है कि वो किस तरह की मानसिक दशा में है, कितना वो विरोध झेल सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कितना निर्भर है। और मुझे एक इंप्रेशन ये भी लगता है कि अगर उन देवी जी को अगर आत्महत्या करनी थी, अगर उन्हें अपना रास्ता अलग चुना था, तो उन्होंने जानबूझकर भोपाल का बंगला चुना ताकि उमंग सिंगार को फंसाया जा सके। ये भी हो सकता है। तो और अगर आप किसी को वास्तव में चाहते, अगर वो उसे वास्तव में उमंग सिंगार को चाहती होती, उन्हें प्यार करती होती,
जैसा कि दावा करती हैं, तो वो ऐसा कतई नहीं चाहती कि उमंग सिंघार के सामने परेशानी बढ़े। जाहिर है उनका लक्ष्य रहा होगा कि उमंग सिंघार परेशान हो या कानूनी लफड़ों में फंसे, और ठीक। उनके सामने अपना लक्ष्य आसान नहीं लग रहा होगा जो वो चाहती है। चलिए सर, मैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सुसाइड नोट की जो परिभाषा है, सुसाइड नोट के जो मायने हैं, वो हम तलाशने का प्रयास कर रहे थे। सियासत की जब बात होती है, किसी सियासतदार या किसी नेता पर सवाल खड़े होते हैं तो सियासतों को जोड़ते हैं, बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन हम इस मजमून को समझना चाह रहे थे, हम इसको समझना चाह रहे थे कि आखिर होगा क्या इसमें, कानून क्या होगा, क्या कोई यदि कोई सुसाइड की तरफ बढ़ता है तो क्या उसको यही रास्ता चुनना चाहिए। हम तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी दुनिया है आपके सामने, खुली हुई दुनिया पड़ी। सुसाइड करने से क्या हो जाएगा, आप तो दुनिया से चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे, लेकिन बाद में कितने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर जाएंगे, या आपको क्या मिलेगा। तो संभलिए, यदि आपके सामने कभी जीवन में ईश्वर ना करें ऐसे दिन आ जाए तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जीवन के मायने समझिए, जीवन बड़ा खूबसूरत है। सुसाइड नोट इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।